एग्रीगेट डिमांड, एडी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? सी, हमने लास्ट ईयर तक हमने पढ़ा था, डिमांड मींस इफेक्टिव डिमांड। इकोनॉमिक्स में कभी भी हम डिमांड की बात करते हैं तो इफेक्टिव डिमांड होती है। इट मींस द कंज्यूमर इज नॉट जस्ट ओनली डिमांडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कंज्यूमर वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदे। दैट मीन्स देयर शुड बी अ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। उसमें विलिंगनेस भी होनी चाहिए और पे करने की ताकत भी होनी चाहिए। So aggregate demand means the total demand for the final goods and services in the economy. Aggregate demand का मतलब होता है कि final goods and services की demand कितनी इकोनॉमी में। It also means, उसका मतलब ये भी होता है the aggregate और total expenditure on the final goods and services in the economy. उसका मतलब ये होता है कि हम फाइनली कितना बाय कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर्स राइट बाजार में जाके फाइनली क्या बाय करके आ रहे हैं, दैट इज द डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड, इट मींस द पीपल आर विलिंग टू स्पेंड एंड एबल टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे वो लोग खर्चा कर सके। हमको ये भी पता है कि जब हम डिमांड बोलते हैं यानी एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। व्हाई एक्सपेंडिचर? बिकॉज दे आर गोइंग टू स्पेंड ऑन दोस प्रोडक्ट। So AD is also defined as the total amount of money which all the sections, it may be household section, firm section, or government, right, are ready to spend on purchase of goods and services produced in the economy during a given period. एक पर्टिकुलर पीरियड में वो लोग कितना ही गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दैट्स योर एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी विश है, आपकी डिजायर है, पर ये सभी लोगों की इकोनॉमी में, सभी हाउस होल्ड है, सभी फर्म सेक्टर है, सभी गवर्नमेंट जितना भी है, वो सबकी डिमांड एक साथ। एंड डेफिनेटली दे शुड बी विलिंग टू स्पेंड। द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, राइट, कंपोनेंट्स कितने हैं उसके? तो उसके मेन 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, जिसको हम बोलते हैं। नंबर 2, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम हाउस होल्ड की हमारी डिमांड हो, हमारी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड हो। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, लैंड किस पे डालने की। थर्ड, गवर्नमेंट डिमांड हो सकती है कुछ सर्विसेज की। तो जैसे डिमांड हाउस होल्ड सेक्टर की होती है कंजम्पशन की, वैसे गवर्नमेंट की डिमांड भी दो तरह की हो सकती है। गवर्नमेंट डिमांड कैन ऑल्सो बी ऑफ कंजम्पशन एंड देट कैन ऑल्सो बी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एंड द फोर्थ, नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। सो एडी इन शॉर्ट, एग्रीगेट डिमांड का शॉर्ट में मतलब क्या होता है? इट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस है, राइट। सो ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन आपको याद होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था व्हेन वी लर्न अबाउट द इनकम, सॉरी, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर हमने देखा था कि कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये सभी एक्सपेंडिचर को हम मिला देते थे तो हमको नेशनल इनकम मिलती थी। तो वही एग्रीगेट डिमांड ही है। अभी एक एक टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड बोलो या प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड बोलो, वो क्या है? सो इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द हाउसहोल्ड्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय। जो हाउसहोल्ड्स एबल है और विलिंग टू बाय है, राइट, उसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड। ऑल्टरनेटिवली, दूसरी भाषा में बोला जाए तो इट रिफर्स द टोटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय ऑल द हाउसहोल्ड्स। वो और कुछ नहीं है, पर जो भी एक्सपेंडिचर सभी हाउस होल्ड खर्च करना चाहते हैं वो है, या कोई बिल पेमेंट कर दे या वॉट एवर। फॉर इंस्टेंस, हाउस होल्ड डिमांड किसकी हो सकती है? खाने की, फूड की, क्लोथिंग की, हाउसिंग की, घर में रहने की, बुक्स की, या फिर फर्नीचर या मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा। तो ये सभी डिमांड हाउस होल्ड डिमांड बोली जाएगी। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, जिसको हम आई बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड कौन करता है? फॉर्म सेक्टर करता है नॉर्मली। It refers to the planned expenditure
कभी भी हम इकोनॉमिक्स में प्लान चेंज बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्स आंटे यानी पहले से प्लान किया गया। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड यानी वो हर एक एक्सपेंडिचर जो न्यू कैपिटल असेट्स को क्रिएट करने में लगते हैं, राइट, जो जनरली प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, राइट, जैसे कि मशीन्स में डालते हैं पैसा, बिल्डिंग्स में डालते हैं, रॉ मटेरियल्स में डालते हैं। तो ये सभी जो डिमांड है, राइट, मशीन की, बिल्डिंग की, रॉ मटेरियल की, ये सभी डिमांड को हम प्राइवेट डिमांड बोल सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में हम बोलने जाए तो इन्वेस्टमेंट इज मेड नॉट ओनली टू मेंटेन प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन बट आल्सो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द फ्यूचर। हमारा प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना है वो जानने की कोशिश हम नहीं करते सिर्फ इकोनॉमिक्स में, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में प्रोडक्टिव कैपेसिटी हम कितनी बढ़ा सकते हैं। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट is not just about the present investment, it is all about the future investment. And economy grows through investment, याद रखिए, इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो होती है। सो जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, राइट, उतनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलने का मतलब होता है लोगों की इनकम बढ़ेगी। सो ऐसा बोल सकता हूं मैं कि इन्वेस्टमेंट से ही इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। समझ में आ रहा है? यस, Yes, sir. Mohai. Now the relationship between investment demand and the rate of interest is called investment demand function. जो आपको पढ़ाई में नहीं है पर मैं बता दूं, ये केन्स की थियरी का एक बहुत अहम पार्ट है। केन्स बोलते हैं हम जो पढ़ने वाले हो कंजम्पशन की वजह से पढ़ने वाले, कंजम्पशन के नजरिए से पढ़ने वाले, पर ये भी बता दूं मैं आपको कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जितना इन्वेस्टमेंट होता है, राइट, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, वो दोनों अगर हम सामने रखे तो हमको क्या मिलता है? इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन मिलता है, राइट, और ये इंपॉर्टेंट है। सो इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों मिला के ही इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन बनाता है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। अगर ब्याज ज्यादा होगा तो आप ज्यादा पैसा लोगे बिजनेस के लिए? नहीं, कम लोगे। अगर ब्याज कम होगा तो डेफिनेटली कोई भी पैसा ले लेगा। जैसे कि अगर आपको 12% में लोन मिल रही है, कहने का मतलब आपको 12% लोन पे चुकाना पड़ रहा है, तो मे बी आप कम लोगे। पर अगर आज जब आपको 8% में ही लोन मिल रही है मार्केट में, देन यू विल बाय इट। इन्वेस्टमेंट अगेन दो तरीके के हैं, ये भी समझना जरूरी है। एक तो है ऑटोनोमस और दूसरा है इंड्यूस्ड। हम दोनों को समझेंगे अच्छे से आने वाले टॉपिक्स में। ऑल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस। अभी ये होता क्या है, ऑटोनोमस क्या होता है, इंड्यूस क्या होता है, मैं ब्रीफ में समझा दूं आपको। ऑटोनोमस यानी विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव या विदाउट एनी इंसेंटिव आप अपने आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको ऑटोनोमस बोलते हैं। ऑटोनोमस का मतलब होता है ऑटोमेटिक। सरकार ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट करती ही है, जैसे कि वो रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, पार्क्स बनाती है, तो वो ऑटोमेटिक करती है, उसको किसी को करने की जरूरत नहीं है। जबकि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नॉर्मली प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना होता है बेसिकली, राइट। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जितना भी देखा जाए इकोनॉमी में, वो प्राइवेट लोग ही ज्यादा करते हैं, राइट, सरकार नहीं करती, हो सके तब तक। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट डिमांड, पॉइंट नंबर 3। नाउ गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज किसके होते हैं? सो इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट प्लान, दैट इज गवर्नमेंट ने जो खर्चा प्लान किया है, एक्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स टू फुलफिल द कॉमन नीड्स ऑफ द सोसाइटी, राइट। जो भी जरूरत है लोगों की, उसको फुलफिल करने के लिए सरकार रोड, ब्रिज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स ये सब बनवाती है, तो वो सरकार का खर्चा है। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है, स्कूल्स एंड ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, रोड्स, पार्क्स, राइट, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो ये सब सरकार बनवाती है ज्यादातर टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये सब में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, लोगों को उसमें प्रॉफिट नहीं दिखता, ये सेवा का काम है, और इसीलिए सरकार इसमें इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटीज वेलफेयर, समाज का कल्याण करने के लिए डिमांड होती है, राइट। सो अपॉन द सोसाइटीज वेलफेयर नीड्स,
and defense needs and is not guided by the profit motive. या संरक्षण के लिए, डिफेंस के लिए या समाज का कल्याण करने के लिए, पर उसके अंदर वो लोग प्रॉफिट मोटिव नहीं देखते, राइट? कितना पैसा कमाएंगे वो नहीं देखते। द लास्ट तरह की जो डिमांड है उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट डिमांड। अभी नेट एक्सपोर्ट डिमांड का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी आप एक्सपोर्ट करते हो तो पैसा आएगा और इंपोर्ट करोगे तो पैसा जाएगा। वो दोनों का व्हाट आई कैन से, वो दोनों का नेट फिगर आपको, इसीलिए उसको नेट एक्सपोर्ट बोला जाता है। नेट एक्सपोर्ट डिमांड इज डिफाइंड, उसको डिफाइन ऐसे किया गया है कि द एग्रीगेट ऑफ ऑल डिमांड फॉर अवर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फॉरेन कंट्रीज। अगर हमारा गुड्स फॉरेन कंट्रीज मांगे, राइट, तो उसको क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। ओवर अवर कंट्रीज डिमांड, नहीं, हमारा गुड्स फॉरेन कंट्रीज मांगे तो हमको बोलेंगे एक्सपोर्ट, राइट? और अगेंस्ट अवर कंट्रीज डिमांड फॉर फॉरेन कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम फॉरेन से आईफोन मांगे, राइट, या फिर हम फॉरेन से बड़ी कार मेबैक या फिर गलाडो मर्सिएलागो ऐसे कोई कार्स मांगे, फरारी, तो वो सब हमारी डिमांड होगी, राइट? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल इंपोर्ट, दैट इज आवर कंट्रीज डिमांड फॉर फॉरेन कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो एग्जैक्टली नेट एक्सपोर्ट का मतलब यही होता है कि वो लोग हमसे क्या मांग रहे हैं और हम लोग उनसे क्या मांग रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग एंड व्हाट वी आर इंपोर्टिंग। इट डिपेंड्स अपॉन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये किस पे डिपेंड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, दोनों देश के बीच में ट्रेड का क्या संबंध है, बिजनेस कैसे है, ट्रेड पॉलिसी कैसी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, हिसाब किताब कैसा है, पोजीशन वगैरह वगैरह, ये सब पे डिपेंड करता है। सिंबॉलिकली अगर मैं बोलने जाऊं तो नेट एक्सपोर्ट और कुछ नहीं है बट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम इम्पोर्ट है। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके, तो ये तो हुआ आपके कंपोनेंट्स, पर ये एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है, राइट? पर आगे आपको समझना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड इनसे ही नहीं बनती है। इफ द टोटल इंटेंडेड एक्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग ऑल द आउटपुट इज लार्जर देन बिफोर, इट मींस देयर इज अ राइज इन एग्रीगेट डिमांड। पर अगर अगर आप ऐसा मानो कि आपका इंटेंशन, इंटेंडेड का मतलब अगर आपका इंटेंशन ऐसा है कि मैं ज्यादा खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिवाली आ रही है, आपको ज्यादा फटाके खरीदने, सो ये टोटल इंटेंडेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी आप इंटेंशन ज्यादा रखते हो, ज्यादा इच्छा धराते हो कि आप ज्यादा बाई करोगे, राइट, देन बिफोर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी आने वाले टाइम में। ऑन द कॉन्ट्ररी, if the people decide to spend less on the available output, it means there's a fall in aggregate demand. अगर आप ऐसा सोचोगे कि हम कम उत्पादन पे खर्च करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। सो एग्रीगेट डिमांड कोई भी कांस्टेंट नहीं रहती है, वो बढ़ती भी है, वो कम भी होती है, डिपेंड करता है कि लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द फोर कंपोनेंट्स ऑफ एडी, एडी के चारों चार कंपोनेंट अगर मिला दे तो हमको क्या मिलेगा? इक्वेशन मिलेगा, दैट इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट? बट Keynes takes AD as a sum total of the first two components. Keynes पहले ही दो कंपोनेंट को बिलीव करते हैं, जस्ट जो कि है सी एंड आई। वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं चाहिए, और इसीलिए केन्स की व्याख्या में एडी क्या है? एडी यानी एग्रीगेट डिमांड है कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड। शॉर्ट में इक्वेशन में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सी एंड आई है, उसमें जी नहीं है और एक्स माइनस एम नहीं है। तो केन्स के थियरी में ये अजम्पशन किया गया है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता और इसीलिए गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और क्योंकि मैंने कल भी समझाया था कि केन्स की थियरी शॉर्ट टर्म थियरी है, क्लासिकल लोग लॉन्ग टर्म थियरी में मानते थे, जबकि केन्स मानता था कि वो शॉर्ट टर्म थियरी ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, इसीलिए गवर्नमेंट डिमांड नहीं होती। और शॉर्ट टर्म में केन्स का मानना ऐसा भी है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता, राइट? इन अदर वर्ड्स कि फॉरेन से हम ट्रेड नहीं कर सकते, और इसीलिए शॉर्ट टर्म में जो भी डिमांड आती है वो या तो कंजम्पशन से आती है या तो इन्वेस्टमेंट से।
So aggregate demand is the total expenditure on consumption and investment, nothing else. दोनों के मिला के सिवाय और कुछ नहीं. समझ में आ रहा है ये सबको? Yes. Yes, sir. So aggregate demand हमको पता है AD is equal to C plus I, right? अभी ये एग्रीगेट डिमांड का को ग्राफिकली हम फिगर से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है जहाँ पे एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है. मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट है जो ऑटोनोमस रहने वाले, जो चेंज नहीं होने वाले, राइट? जिसको मैं क्या बोलूंगा, आई बार. और कंजम्पशन कुछ लेवल के बाद स्टार्ट होगा, राइट? क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज कंजम्पशन बेसिकली कुछ लेवल तक कांस्टेंट रहता है, और वो लेवल तक कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम है, अगर आपकी इनकम जीरो है फिर भी कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन रहेगा, जिसको हम सी बार के नाम से जानते हैं. आगे हम पढ़ेंगे, राइट? ये आप ओटी पॉइंट जो देख रहे हो ना, जो मैंने रेड हाईलाइट किया, वो कंजम्पशन लेवल है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे है. और बाकी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, डिपेंड्स करता है आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी. तो अगर आप बहुत कम कमा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जैसे दिन का लेट्स से या महीने का 3,000 2,000 3,000 रुपये कमा रहे हो, तो आपका पूरा खर्च हो जाएगा पैसा, राइट? अगर आप कमा नहीं भी रहे हो, जैसे आप अभी नहीं कमा रहे हो, फिर भी आपका कंजम्पशन तो है ना, कि आपको खाना मिलता है घर पे, राइट? कपड़े मिलते हैं, आप कुछ कमा नहीं रहे हो फिर भी मिलते हैं, पापा लोग देते हैं, राइट? इट मीन्स दैट जीरो लेवल ऑफ इनकम दैट इज सम कंजम्पशन नीड्स. हमारी अगर इनकम जीरो भी हो जाए तो भी हमारा कुछ कंजम्पशन तो रहेगा ही, राइट? और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, कल उठ के अगर आप 10,000 15,000 20,000 कमाने लगोगे तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा उससे. और इसीलिए पहले कांस्टेंट रहता है कंजम्पशन, राइट, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, और उसके बाद वो इनकम के साथ बढ़ना चालू कर देता है, जो आप देख रहे हो उसकी ट्रेजेक्टरी पे, राइट? ये ऊपर जा रहा है, क्लियर? उसके ऊपर एक और ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है जो कि है वो एडी का ग्राफ है, जो एग्जैक्टली एडी का ग्राफ है. एडी का ग्राफ दोनों से मिलता है, सी और आई से. यानी हमको पता है कि डिमांड दो तरह की हो सकती है, जैसे क्विंस ने बताया, कंजम्पशन डिमांड हो सकती है और इन्वेस्टमेंट डिमांड हो सकती है. और हमको पता है कि यहाँ पे आई कांस्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ गवर्नमेंट ही करता है, और इसीलिए आई कांस्टेंट रहेगा. तो आपका एडी का ग्राफ कैसा होगा? एडी का ग्राफ सी के ऊपर होगा पर सी के पैरेलल होगा. अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एडी का ग्राफ पूरा पैरेलल जा रहा है सी के साथ साथ. तो ये जो गैप दिख रहा है ना आपको दोनों के बीच में, वो और कुछ नहीं हो पर वो आई है, वो इन्वेस्टमेंट ही है. क्लियर? वो सेम गैप है जो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो, राइट? वही गैप आपको वहीं पे समझाया गया है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझते हैं इसमें हर एक चीज क्या है. आई बाय इन्वेस्टमेंट कर्व है स्ट्रेट लाइन parallel to x-axis because according to Keynes level of investment remains constant or levels of income during the short period. इसीलिए आई बार कांस्टेंट है. एडी एग्रीगेट डिमांड है, राइट? और वो ऑप्टेन कैसे हुई है? वो ऑप्टेन ऐसे हुई है क्योंकि हमने फिक्स लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया है, दोनों को ऐड कर दिया है, इसीलिए हमको एग्रीगेट डिमांड मिला है. Thus AD curve is a positive sloping and parallel to consumption curve. वो पॉजिटिव स्लोपिंग है और कंजम्पशन कर्व से पैरेलल है, राइट? और ये गैप जो दिख रहा है आपको सी और एडी के बीच में, वो कुछ नहीं है पर वो ऑटोनोमस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है. इन अदर वर्ड्स इट्स नथिंग बट द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ. क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. ओके. नाउ एडी कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप. उसका स्लोप अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव है. इट मींस व्हेन इनकम इंक्रीजेस, जब इनकम बढ़ती है एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हैं, सो एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस, इसीलिए वो पॉजिटिव स्लोप है, राइट? एंड एडी कर्व डज नॉट ओरिजिन फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से वो ओरिजिन नहीं होता है. क्योंकि अगर आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम होती है तो भी कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, वो हम समझेंगे आगे आने वाले टॉपिक में, राइट? जिसको हम क्या बोलते हैं, सी बार, व्हाट विल से ऑटोनोमस कंजम्पशन. जब हम समझेंगे, जब हम कंजम्पशन फंक्शन करेंगे तब हम समझेंगे इसको.
क्लियर हो रहा है ये? यस सर। राइट, Yes, sir. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। हम एग्रीगेट सप्लाई का एक टॉपिक है, वो हम कल देखेंगे। आज के दिन के लिए इतना ही। राइट, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। एनी डाउट्स? हम कल एग्रीगेट सप्लाई करेंगे, और ये जो आज मैंने आपको पढ़ाया है उसका मैं वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। क्लियर है?